हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 अधिगम के सिद्धांत के टॉपिक को, और ये टॉपिक है सीखने के दृष्टिकोण और कक्षा शिक्षण में उसके निहितार्थ। अब सीखने के या अधिगम के क्या दृष्टिकोण है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अधिगम सिद्धांत के बारे में और अधिगम के क्या क्या प्रमुख दृष्टिकोण हैं, जैसे कॉग्निटिव लर्निंग है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, बिहेवियरिज्म है। इन सब पर भी बात करेंगे कि जो अधिगम के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के पीछे क्या मेन अप्रोच रही है उन सिद्धांतों को देने की, उसके बारे में बात होगी। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कक्षा शिक्षण में जो अधिगम के सिद्धांत है उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है और क्या उसका प्रयोग होना चाहिए। साथ ही इनकी तुलना करेंगे आपस में, जो अलग अलग अप्रोचेज हैं, अलग अलग दृष्टिकोण है, उनको हम किस तरह देखते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, उन्हें कंपेयर करेंगे। एनईपी 2020 और एनसीएफ से देखेंगे क्या एनईपी 2020 और एनसीएफ में इनकी स्वीकार्यता है या नहीं है। तो ये सब आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा और ध्यान से चीजों को समझिएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अधिगम यानी लर्निंग। तो लर्निंग तो आप सभी जानते हैं, कुछ भी जब हम सीखते हैं तो उस सीखने को ही हम लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं। पर सीखने की कई सारी प्रक्रियाएं होती है, प्रोसेस होते हैं। सीखना एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस की कुछ टेक्निक्स हैं, प्रोसेस को कंप्लीट करने की कुछ टेक्निक होती हैं। वही टेक्निक्स या वही तरीके क्या बन जाते हैं, लर्निंग के लिए एक सिद्धांत बन जाते हैं। तो लर्निंग की जो थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, वो क्या हैं, वो ये विचार हैं या वे सिद्धांत हैं जो हमें ये बताते हैं कि व्यक्ति कैसे सीखता है, यानी उसके सीखने के तरीके क्या हैं, कोई व्यक्ति कैसे सीख सकता है, उन सब चीजों को हम कहते हैं अधिगम सिद्धांत। अब इसमें सीखने से क्या प्राप्त होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, नॉलेज। तो नॉलेज कोई व्यक्ति कैसे लेता है, ये तरीका हमें पता करना है। दूसरा, नॉलेज से क्या होगा, उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। तो किसी के बिहेवियर में चेंज कैसे आता है, जब ये सब हम जान लें और इसके तरीके को जान लें, तो वही क्या है, वही हमारे थ्योरीज ऑफ लर्निंग यानी अधिगम सिद्धांत है। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग को ही पढ़ना है। शिक्षक जब ये जानेगा कि अधिगम के सिद्धांत क्या हैं या बच्चा कैसे सीखता है, तो वो ये जान सकता है कि विद्यार्थी को कैसे पढ़ाया जाए और उनका जो अधिगम है वो प्रभावी हो, यानी उनका जो सीखने का वो है प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो और एक परमानेंट तरीका हो, स्थायी हो, ढंग से सीख सके। तो इसके लिए जरूरी है कि सीखने के सिद्धांतों के बारे में शिक्षक को जानकारी हो। तो हम ये कोर्स में ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी शिक्षक हैं और शिक्षक को ये पता होना जरूरी है कि कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं बच्चों को सिखाने की, और बच्चे सीखते कैसे हैं, उनका एक्चुअल में सीखने का तरीका क्या है। जब शिक्षक ये जान जाएगा कि उसके सीखने का तरीका ये है, तो उसी विधि का प्रयोग करके अगर सिखाया जाएगा तो वो सिखाना आसान होगा। कहने का मतलब इतना ही है। और सिखाने की जो विधि होगी वही क्या हो जाएगी, अधिगम का सिद्धांत हो जाएगी, लर्निंग थ्योरी हो जाएगी। क्लियर है। इसी के बारे में बीएफ स्किनर ने कहा है, अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन। बच्चा सीखता है और सीखता कैसे है, अपने अनुभवों से सीखता है, एक्सपीरियंस के द्वारा। और अनुभव से सीख करके क्या होता है, उसके बिहेवियर में चेंज आता है, और वो चेंज कैसा होता है, स्थायी चेंज होता है, परमानेंट चेंज होता है, और इसी को हम कहते हैं लर्निंग, अधिगम। क्रो ने कहा है, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव के परिणाम स्वरूप क्या आता है, परिवर्तन आता है, प्रक्रिया में या व्यवहार में परिवर्तन आता है। सेम बात कही है, शब्द अलग अलग हो गए बस, ठीक है। तो दोनों बातें सेम है। तो अधिगम क्या है, सीखना क्या है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। अब अधिगम के यानी सिखाने के या सीखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, अप्रोच क्या क्या हो सकती हैं। तो इसमें जो प्रमुख है वो 5 अप्रोचेज हैं। ये 5 अप्रोच प्रमुख हैं, जिनमें व्यवहारवादी, अभी आगे हम बात करेंगे इनके बारे में, फिर संज्ञानात्मक, निर्माणवादी या रचनावादी भी इसको कहते हैं, और मानवतावादी और सामाजिक या सांस्कृतिक। तो ये 5 प्रमुख दृष्टिकोण हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि सीखने के बारे में ये हैं, ठीक है। आप तो सबसे पहला क्या है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या बात करता है कि जो अधिगम है वो कैसे होता है, बाह्य उद्दीपन। बाह्य उद्दीपन मतलब बाहर से मोटिवेशन के द्वारा, या बाहर कोई ऐसी स्टिमुलस होता है जिससे कि वो सीखने के लिए जो है उत्सुकता होती है किसी घटना के कारण। उद्दीपन कैसा होगा, बाह्य उद्दीपन, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी, उसके परिणाम स्वरूप रिस्पॉन्स आएगा, और इस एसआर प्रोसेस के माध्यम से क्या होगा, अधिगम होगा, लर्निंग होगी। तो लर्निंग कहां हो रही है, एसआर प्रोसेस के द्वारा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स प्रोसेस के द्वारा हो रही है। तो ये कौन मानता है, व्यवहारवादी मानते हैं।
अब व्यवहारवादी कौन है? फिर वो पावलव है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है। इन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए हैं। ये सिद्धांत क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग का, ऑपरेंट कंडीशनिंग का, ट्रायल एंड एरर मेथड का। यानी ये व्यवहारवादी मानते हैं कि अगर बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार अभ्यास करें और किसी चीज पर पुनर्बलन देने से, बल देने से क्या है? लर्निंग होती है। बार बार अभ्यास से सीखना, बार बार अभ्यास के द्वारा सीखना ही क्या है? लर्निंग है। कौन मानता है? व्यवहारवादी मानते हैं। इसी तरह से सही उत्तर पर पुरस्कार देना, सही उत्तर पर पुरस्कार देना या स्टार देना, ये भी कौन मानते हैं? व्यवहारवादी मानते हैं। सीखने का एक तरीका होता है। जब बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है तो सीखने के लिए और अधिक उत्सुक होता है और वो बार बार प्रयास जारी रखता है और बेहतर करता चला जाता है। जैसे गणित के सवालों में कई बार बार प्रैक्टिस करने से जो है, जो सूत्र है और जो सवाल को हल करने का तरीका है, वो बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं। जब वो एक ही प्रकार के 10-12 सवाल को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो प्रोसेस जो है उनके ध्यान में बेहतर ढंग से बैठ जाता है। अगर उसकी बजाय अगर एक सवाल एक तरीके का कराया जाता है तो बच्चे कुछ समय बाद उस गणित के सवाल को हल करने का तरीका भूल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सीखने का जो तरीका है वो क्या है? बार बार प्रयास या बार बार अभ्यास के द्वारा सीखना, जिसमें कि थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर मेथड भी आता है। पावलव का क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत भी इसी चीज को दोहराता है और थॉर्नडाइक का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत है वो भी इसको दोहराता है। तो ये जो सारी थ्योरीज हैं ये इसी बात को पुख्ता करती हैं। यहां पर ये सही कर लीजिएगा, ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो थॉर्नडाइक का है और ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत स्किनर ने दिया। ठीक है, ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब स्किनर क्या कहते हैं? व्यवहार अधिगम में परिवर्तन है, सॉरी अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। तो लर्निंग क्या है? वही व्यवहार में परिवर्तन है, जो क्रो एंड क्रो ने भी कहा था। अब नेक्स्ट देखें, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में क्या है कि यह दृष्टिकोण मानसिक प्रक्रियाओं जैसे सोच, स्मृति, समझ और समस्या समाधान पर बल देता है। यानी यहां पर किस पर बल दिया जा रहा है? बुद्धि पर, समझ पर, बुद्धि पर बल दिया जा रहा है। यानी बच्चों को अगर पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ करके सिखाया जाए, यानी नया ज्ञान पूर्व ज्ञान से जोड़ करके उन्हें सिखाया जाए तो वो चीजों को अच्छी तरह समझते हैं, या खोज विधि द्वारा या प्रश्नोत्तर एवं चर्चा की विधि द्वारा। और इस बात का समर्थन करते हैं प्याजे, ब्रूनर और ऑसबेल जैसे मनोवैज्ञानिक। तो इन्होंने क्या कहा है कि सीखना जो है वो विद्यार्थी स्वयं करता है और विद्यार्थी जो है ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। यानी विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से स्वयं करते हैं। और वो कैसे करते हैं? समझ और तर्क पर आधारित, समझ और तर्क पर आधारित। और इसमें सबसे प्रमुख विधि क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसमें प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, चर्चा के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, चर्चा के द्वारा। ठीक है, इन विधियों के द्वारा बालक सीखता है। तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में इस चीज पर बल दिया गया है। यानी यहाँ पर बालक स्वयं से सीखने में सक्षम है और बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। पर किस आधार पर करते हैं? जब उन्हें नया ज्ञान पूर्व ज्ञान से जोड़कर बताया जाए, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके बताया जाए तो वो स्वयं से क्या करते हैं? ज्ञान का निर्माण करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें हम देखें तो कॉन्सेप्ट मैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अवधारणा मानचित्र जिन्हें कहते हैं। तो बच्चे जो है मैप बना करके चीजों को सीख सकते हैं। किसी जटिल विषय को सरल तरीके से मैप के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। पीछे की एक क्लास हमने की थी जिसमें कि ग्राफिक ऑर्गेनाइजर और कॉन्सेप्ट मैप का क्या रोल है, इस पर पूरी चर्चा की थी। उसमें मैंने ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के प्रकार, कॉन्सेप्ट मैप के प्रकार और इनका क्या योगदान होता है सीखने में, और ये किस तरीके से जो है आसानी से हम कॉन्सेप्ट मैप का प्रयोग करके किसी जटिल विषय को सरल तरीके से सीख सकते हैं, क्रमबद्ध तरीके से, ये बताया था। पूरी चर्चा की थी उस क्लास में, तो आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो गणित में जो सूत्र है वो रटने की बजाय अगर बालक कुछ उदाहरणों की प्रैक्टिस करते हुए स्वयं से खोजें, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा, कहानियों के द्वारा या प्रश्न को इस विधि से बताया जाए कि बच्चे जो है खुद ही सूत्र की रचना कर लें, तो इससे जो है वहां पर बच्चों का कौन सा दृष्टिकोण निकल करके सामने आएगा सीखने का? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो प्याजे ने कहा है कि बच्चा जो है वो ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। प्याजे इस बात पर बल देते हैं कि बच्चा स्वयं से जो है चीजें सीखता है, बशर्ते कि जो नया ज्ञान है उन्हें पूर्व ज्ञान से जोड़ करके दिया जाए। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखें, निर्माणवादी या रचनावादी दृष्टिकोण क्या है। इसमें क्या कहते हैं कि विद्यार्थी जो है अपने अनुभव के आधार पर स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। किसके आधार पर? अपने अनुभव के आधार पर। इसके समर्थक प्याजे भी हैं, ब्रूनर भी हैं। ब्रूनर जो है वो यहाँ पर संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के समर्थक भी हैं, प्याजे भी संज्ञानात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। वाइगोत्स्की भी इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की जो है समाज से सीखने पर बल देते हैं, सामाजिक रूप से सीखने पर बल देते हैं।
और अनुभव से सीखना समाज में सीखने के समान ही है। तो वाइगोत्स्की जो है अनुभव से सीखने पर भी बल देते हैं। यानी वाइगोत्स्की जैसे कहते हैं कि सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से क्या होता है, अधिगम होता है। यानी व्यक्ति कैसे सीखता है या बालक कैसे सीखता है, वो सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से सीखता है। तो सामाजिक अंत्यक्रिया किससे जुड़ी है, अनुभव से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, अनुभव से। और रचनावादी भी इस पर बल देते हैं कि अनुभव द्वारा बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब इसमें गतिविधि आधारित शिक्षण हो जाएगा, समूह कार्य हो जाएगा, परियोजना कार्य यानी जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा। ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये आप लिख सकते हैं आसानी से। तो वाइगोत्स्की ने कहा था अधिगम जो है सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से होता है। ये कोट याद रखिएगा, कहीं पर कोट लिखने को आ जाए या कहीं कोई अच्छा सा आंसर आपको लिखना होगा तो उसमें कोट यूज जरूर करा करिए। कोट यूज करने से आपका आंसर जो है बहुत इफेक्टिव हो जाता है और आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेगा कोट्स लिखने से। क्लियर। अब एक और दृष्टिकोण है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि बच्चा जो है वो सीखता है जो उसके समाज में मौजूद है चीज। यानी बच्चा समाज से सीखता है, समाज की भाषा समाज से सीख लेता है, अपने माता पिता के घर की भाषा सीख लेता है, अपने परिवेश की भाषा सीख लेता है, अपने परिवेश की संस्कृति को अपना लेता है, अपने परिवेश के रीति रिवाज को अपना लेता है। यानी बच्चा समाज से सीखता है। यहाँ पर अधिगम कहाँ से हो रहा है, समाज से हो रहा है। तो ये वाला दृष्टिकोण जो है वो ये कहता है कि बच्चा जो है समाज से सीखता है, समाज और उसकी भाषा से, उसकी संस्कृति से, समाज के परिवेश से प्रभावित होता है। यानी वो सीखना स्वयं नहीं हो रहा, सीखना किससे हो रहा है, सामाजिकता से प्रभावित हो रहा है। इसमें ZPD का बड़ा रोल है। ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे हम निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये निकट विकास का क्षेत्र का मतलब वह क्षेत्र है जहां पर बच्चा कुछ सहायता के द्वारा कार्य करता है और बाद में वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो जाता है। शुरू में बच्चे जो है पूरी तरह निर्भर होते हैं किसी कार्य को करने के लिए। बीच की अवस्था ऐसी आती है जहां वो कुछ सहायता से कार्य को कर सकते हैं और बाद में वो स्वयं ही यानी इंडिपेंडेंटली कार्य को कर सकते हैं। तो ये बीच की अवस्था है जहां पर बच्चा कुछ सहायता से कार्य करता है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं जो बच्चा आज सहायता से कार्य कर सकता है किसी काम को, वह कल स्वतंत्र रूप से कर लेगा। तो जब वो सहायता से कर रहा है तो वही क्या है, ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में समाज की, भाषा की, संस्कृति की अहम भूमिका होती है। इसलिए इस कथन को मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि बच्चा सीखता वहीं से है जहां समाज में जो कुछ घट रहा होता है उनसे बहुत ज्यादा बच्चा प्रभावित होता है, सीखता है। तो कक्षा में प्रयोग कर सकते हैं इसमें, इस विधि में सहपाठी अधिगम को। ठीक है, सहपाठी अधिगम के द्वारा बच्चा सीखेगा। संवाद की शैली, सहयोग, इन सब से सीखता है। और सहपाठी अधिगम देखो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण का ही उदाहरण है, क्योंकि सहपाठी भी जो है वो उसके समाज का हिस्सा है। मित्र भी क्या है, बालक के समाज का हिस्सा है, बालक के परिवेश का हिस्सा है। मातृभाषा का प्रयोग, इसको करने से क्या है, बच्चा आज सहायता से सीख सकता है। यानी आज वो चीजों को आसानी से सीख लेगा अगर उसे कॉन्सेप्ट उसकी मातृभाषा में बताए जाएंगे। बाद में वो किसी अन्य भाषा में भी उन कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट कर सकता है, वो भाषा सीख सकता है। पर क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है तो इसलिए जरूरी है कि वो अपनी मातृभाषा में चीजों को सीखे। तो यहाँ पर जो कक्षा में हम प्रयोग करते हैं, भाषा कैसी हो, बच्चे की मदर टंग यानी मातृभाषा का प्रयोग किया जाए और उससे जो है सीखना सरल हो जाता है। बच्चे, बड़े बच्चों को छोटे बच्चों की मदद से सीखना, यह भी किस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। क्लियर है। लास्ट में देखें मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है, यह बल देता है भावनात्मक और सामाजिक विकास पर। यानी बच्चों का सीखना कैसे होता है, या बच्चों के सीखने पर सबसे ज्यादा रोल यह है कि बच्चे को ऐसा वातावरण दिया जाए जहां बच्चों का भावनात्मक और सामाजिक विकास बेहतर ढंग से हो सके। जैसे अब्राहम मास्लो हैं, मार्क रोजर्स हैं, ये प्रमुख विद्वान हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं कि कक्षा का वातावरण भयमुक्त होना चाहिए और विद्यार्थियों की भावना और रुचि का सम्मान करना चाहिए ताकि बच्चे जो है मुक्त रूप से सीख सकें। क्योंकि भावनात्मक विकास से क्या जुड़ा है, आत्म का विकास, आत्म प्रेरणा का विकास। जब बच्चे स्वयं से प्रेरित होंगे सीखने के लिए तो वो ज्यादा बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कक्षा का वातावरण भयमुक्त हो और शिक्षा जो है विद्यार्थी केंद्रित हो, यानी बाल केंद्रित हो। शिक्षा कैसी हो, बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित शिक्षा हो, लोकतांत्रिक वातावरण हो, भयमुक्त वातावरण हो, जिससे बच्चा बेहतर ढंग से सीख पाएगा। तो ये कौन कहता है, मानवतावादी कहते हैं। मास्लो ने यह भी कहा है कि आवश्यकता की पूर्ति के बिना अधिगम संभव नहीं है। बच्चे पर संसाधन नहीं है
या बच्चा जो है कक्षा में डरा हुआ है, या कक्षा में जो है उसको ऐसा वातावरण मिलता है जहां वो प्रश्न नहीं पूछ सकता, तो अगर बच्चे की आवश्यकता को पूर्ति नहीं होगी तो वो सीख नहीं सकता। ऐसी कंडीशन में अधिगम संभव नहीं है। ये मैस्लो का कथन है, ये आप जरूर कहीं नोट कर लीजिएगा और इसको जो भी प्रश्न ऐसा कुछ पूछा जाए तो उसमें लिख दीजिएगा। क्लियर है? तो आज जो बात हमने की है वो सीखने के दृष्टिकोणों पर, यानी अधिगम के जो सिद्धांत की जो अप्रोचेज हैं उन पर बात की है। और ये 5 अप्रोच हैं, जिसमें व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, निर्माणवादी या रचनावादी, और सामाजिक सांस्कृतिक, और 5वां है मानवतावादी। इनमें सब में आपने देख लिया। व्यवहारवादी किस पर बल देते हैं? अभ्यास पर, बार बार प्रैक्टिस करने पर बल देते हैं। वहीं संज्ञानात्मक विकास में ज्ञान पर बल दिया जाता है, सोच और समझ के विकास पर बल दिया जाता है जिसमें संज्ञानात्मक में। और रचनावादी किस पर बल देते हैं? अनुभव पर। समाज में या सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में सहयोग पर बल दिया जाता है। और मानवतावादी दृष्टिकोण में भावनात्मक विकास पर बल दिया जाता है। तो इनसे क्या होगा? अभ्यास करने से कौशल का विकास होगा, समझ के विकास से समस्या समाधान विधि का विकास होगा, अनुभव से गतिविधि आधारित शिक्षण हो सकता है अनुभव के लिए, सहयोग से समूह कार्य आदि इनके द्वारा हो सकता है, और मानवतावादी दृष्टिकोण से आत्मविश्वास का विकास होगा, आत्म प्रेरणा का विकास होगा। तो अगर हमें तुलना करनी हो तो इस तरह से कुछ ही पॉइंट में इन चारों पांचों को आप अलग अलग समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है? लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट बना लीजिए, और जब भी आपको जो है ये सारे दृष्टिकोण रिवाइज करने हो तो इस शॉर्ट नोट से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब एनईपी 2020 की बात करें तो वो अधिगम के सिद्धांतों को लेकर के क्या कहती है कि अधिगम सिद्धांत कैसे हो, सिखाने का तरीका कैसा हो। सिखाने का तरीका बाल केंद्रित होना चाहिए, अनुभव पर आधारित हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसमें कि गतिविधि आधारित शिक्षण और खेल विधि, इन पर बल दिया जाता है, खेलों पर बल दिया जाता है, और जीवन से जुड़ी हुई गतिविधि हो, जीवन कौशल के विकास वाली गतिविधियों पर एनईपी 2020 बल देती है। और यही सब दृष्टिकोण भी इन्हीं पर बल देते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण पर, समस्या समाधान विधि के विकास, आलोचनात्मक चिंतन के विकास पर एनईपी 2020 बल देती है। और ये सब जो हमारे अप्रोचेज हैं ये भी सब इस पर बल देती हैं। तो इसका मतलब एनईपी 2020 ने जो इनको अपनाया है वो बिल्कुल आधुनिक दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने वाला एक तरीका है। यानी एनईपी 2020 में आधुनिक दृष्टिकोणों को अपनाया गया है, उनको बढ़ावा दिया गया है। ये बहुभाषिकता को बढ़ावा देती है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है, बाल केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा देती है एनईपी 2020। और यही सब क्या है? यही हमारे जो मॉडर्न अप्रोचेस कही जाती हैं लर्निंग की, ये मॉडर्न अप्रोचेस हैं। किसकी? लर्निंग की, मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ लर्निंग, जिन्हें आप लर्निंग थ्योरी कहते हैं। क्लियर है? तो लर्निंग थ्योरी जो है सीधे सीधे आज की एनईपी में हमें रिफ्लेक्ट होती दिख रही है। तो एनईपी 2020 की पॉलिसी जो है वो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण की बात करती है, गतिविधि आधारित शिक्षण की बात करती है, और यहाँ पर ये सारे बिंदु हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए आज का जो डिस्कशन था, जो अधिगम के सिद्धांत हैं, वो कहीं ना कहीं एनईपी 2020 को कारगर करते हुए दिखते हैं, और एनईपी 2020 उन्हें अपनाती हुई भी नजर आती है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डिस्कशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की क्लास में हम और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।